नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी मंत्रिमंडल के संबंध में बात की थी कि किस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सचिवों की नियुक्ति करता है और उसके नियुक्ति का क्राइटेरिया क्या रहता है। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे अमेरिकी मंत्रिमंडल एवं अमेरिकी कांग्रेस का संबंध, जिसे वहाँ जैसे अपने यहाँ संसद कहा जाता है वैसे वहाँ कांग्रेस कहा जाता है। तो इनके आपसी संबंध के संबंध में हम इस व्याख्यान में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मंत्रिमंडल एवं कांग्रेस का संबंध है। अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल का निर्माण ना तो कांग्रेस में से होता है, ना ही मंत्रिमंडल कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का संसद या कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होना ये संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण होता है और इससे अलग होना यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण होता है। मंत्री कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, ना ही कांग्रेस की बैठकों में भाग लेते हैं। कांग्रेस भी अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रियों को नहीं हटा सकती। अब आप देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था का तो यह आवश्यक लक्षण है कि मंत्री परिषद के सदस्य आवश्यक रूप से संसद के सदस्य होने आवश्यक है, यानी उनका संसद का सदस्य होना जरूरी है। और यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति मंत्री बन गया और वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। उसे 6 माह का समय दिया जाता है भारत के संदर्भ में। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में कोई भी मंत्री कांग्रेस का सदस्य नहीं होता और ना ही उसकी, जब सदस्य ही नहीं है तो बैठकों में भाग भी नहीं लेगा, और जब सदस्य ही नहीं है तो फिर कांग्रेस अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसे हटा भी नहीं सकती। क्योंकि भारत में लोकसभा मंत्री परिषद को, यानी संसद मंत्री परिषद को अपने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकती है। तो भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए ये सब प्रावधान है। अमेरिका में मंत्रिमंडल एवं कांग्रेस के मध्य संपर्क के बिना भी किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं हो सकता। यानी मंत्रिमंडल और कांग्रेस के मध्य संपर्क होना जरूरी है। भले ही ये दोनों इनके दोनों के सर्जन की प्रक्रिया अलग अलग हो, इनके निर्माण की प्रक्रिया भिन्न हो, लेकिन इन दोनों के संपर्क के बिना किसी भी प्रकार की विधि का निर्माण नहीं हो सकता। मंत्रियों की विभागों के वार्षिक व्यय अनुदान मांग की स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा ही की जाती है। जब भी मंत्रियों को अपने विभागों के वार्षिक व्यय के लिए फंड चाहिए, वित्त चाहिए, तो उसकी अनुदान मांगों की स्वीकृति कांग्रेस के द्वारा ही होगी, तभी उनको फंड मिल पाएगा। कांग्रेस चाहे तो किसी भी मंत्रालय के व्यय में कटौती कर सकती है। देखो, अविश्वास प्रस्ताव का अधिकार कांग्रेस को नहीं है, लेकिन वित्तीय मामलों में कटौती का अधिकार कांग्रेस को है। तो ये अमेरिकी शासन व्यवस्था की एक अलग निराली विशेषता है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के कार्य। अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल 2 प्रकार से कार्य करता है। सामान्यतया अमेरिकी राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला प्रशासन संबंधी, दूसरा परामर्श संबंधी कार्य, यानी परामर्श देने का भी काम करता है और सामान्य प्रशासन का भी काम करता है। प्रत्येक मंत्री अपने विभागीय नीति निर्धारण सम्मेलनों में राष्ट्रपति के साथ भाग लेता है। प्रत्येक मंत्री विभागीय नीति निर्धारणों में, संसद की बैठकों में, कांग्रेस की बैठकों में नहीं, विभागीय नीति निर्धारण में जो भी सम्मेलन आयोजित होते हैं उनमें राष्ट्रपति के साथ भाग लेता है। मंत्रियों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित कार्यों में राष्ट्रपति को परामर्श भी दिया जाता है, लेकिन उस परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। यानी राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब ये तो सामान्य सी बात है कि कोई भी विभागीय सचिव अपने विभाग के उन्नयन के लिए, अपने विभाग के और विकास के लिए समय समय पर राष्ट्रपति को परामर्श देता होगा या दिया जाता है, लेकिन मैंने अभी कहा ना कि उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इस मंत्रिमंडल के अतिरिक्त भी राष्ट्रपति के कुछ विश्वस्त एवं प्रभावशाली सहयोगी होते हैं। अब एक मंत्रिमंडल तो होता ही है जिसमें सचिव होते हैं और वो सब विभागों के प्रमुख होते हैं, उनकी संख्या लगभग 15-20 होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ विश्वसनीय लोग
कुछ प्रभावशाली लोग, कुछ अधिक सहयोगी लोग राष्ट्रपति के साथ होते हैं। राष्ट्रपति की ऐसे लोगों की एक टीम होती है, जिसे सामान्यतया अमेरिका में एक वर्ड का प्रयोग होता है, एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, किचन कैबिनेट। इसे किचन कैबिनेट कहा जाता है। तो ये अब कई बार बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि किचन कैबिनेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन अबाउट किचन कैबिनेट। बट किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति के कुछ विश्वस्त लोग, कुछ विश्वस्त सहयोगी, जिन्हें हम प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में रख सकते हैं, और जिनके सूझबूझ से, जिनके सुझाव से, जिनके परामर्श से सामान्यतः राष्ट्रपति काम करता है, उसे राष्ट्रपति की किचन कैबिनेट कहा जाता है। ऐसा अभी भारत के संदर्भ में बात करें तो ठीक है, मंत्री परिषद की बैठकें होती है, मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ सहयोगी, कुछ विशिष्ट सहयोगी, कुछ विशिष्ट प्रभावशाली लोग अपने यहाँ भी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द होते हैं, जिनके परामर्श को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जिनके परामर्श को अधिक महत्ता मिलती है। उसके लिए हम भी यहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये शब्द अमेरिकी शासन व्यवस्था के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है, किचन कैबिनेट। राष्ट्रपति अक्सर महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में इन मंत्रियों से सलाह लेता है, इन सचिवों से सलाह लेता है। कुछ लोग इस सीमित मंत्रिमंडल को ही राष्ट्रपति का परिवार भी कह देते हैं, आलोचना के रूप में कहते हैं कि ये तो एक राष्ट्रपति का परिवार है, तो इनके घर की सी बात हो गई कि ये जो कहेंगे वही होगा। और सामान्यतः सब लोग इस बात को मानते हुए कि ये 4-5 लोग जो डिसीजन लेंगे यही होगा, और वही होता है। अमेरिकी मंत्रिमंडल की प्रमुख विशेषताएं। व्यक्तिगत सहायक, पहली विशेषता व्यक्तिगत सहायक। अमेरिका में मंत्रिमंडल के सदस्यों की स्थिति राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों की होती है, समकक्षों की नहीं। जैसे ब्रिटेन और भारत में तो समकक्षों की होती है, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत सहायकों की होती है, एक सहायक सबऑर्डिनेट की होती है। उनका कार्य राष्ट्रपति को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग प्रदान करना होता है। राष्ट्रपति उन्हें कभी भी अपने मंत्रिमंडल से या सचिवालय से हटा सकता है, यानी एक व्यक्तिगत सहायक के रूप में ही होते हैं। इनको हटाने के लिए भी राष्ट्रपति स्वतंत्र है। दूसरा, मंत्रिमंडल का कानूनी आधार नहीं। अमेरिका में राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी योग्य व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। हाँ, कुछ क्राइटेरिया है जो मैंने अभी पिछले व्याख्यान में आपको बताया, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है कि भाई इस पैटर्न को फॉलो करके ही कोई व्यक्ति सचिव बनेगा। वह अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी कोने से सचिव बनने के लिए आमंत्रित कर सकता है। इस मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व एवं सामूहिक कार्य नहीं। जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो क्या होता है, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी सब एक साथ डूबते हैं, एक साथ तैरते हैं, यानी एक की आलोचना सबकी आलोचना, यानी एक व्यक्ति की तारीफ सबकी तारीफ। लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल के संबंध में ऐसा नहीं है। वहाँ मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम नहीं करता। वहाँ जो व्यक्ति गलत करेगा उस काम के लिए वही रेस्पॉन्सिबल होगा। यहाँ भारत के संदर्भ में बात अलग है। अमेरिकी मंत्रिमंडल के पास विधायिकी शक्तियाँ नहीं होती। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ तो संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्री परिषद यानी कार्यपालिका के लोग अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्य होते हैं। लेकिन अमेरिका में कोई भी कांग्रेस का सदस्य सचिव बन ही नहीं सकता, वहाँ बिल्कुल अलग होता है कार्यपालिका का सर्जन। तो इसलिए उनके पास विधायी शक्तियाँ नहीं होती, विधायिक यानी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ नहीं होती। अमेरिकी मंत्रिमंडल की ब्रिटिश मंत्रिमंडल से तुलना। अब इन दोनों देशों के मंत्रिमंडल की तुलना हम यहाँ करते हैं। ब्रोगन के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति समकक्षों में प्रथम नहीं है, उसका मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जबकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसका मंत्रिमंडल पर राष्ट्रपति के समान पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। यानी यह समकक्षों में प्रथम होता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति समकक्षों में प्रथम नहीं होता। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल में राजनीतिक सजातीयता पाई जाती है। सामान्यतया एक ही दल के लोग मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं, और वो दल जो बहुमत प्राप्त होता है
उस दल के व्यक्ति मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। लेकिन अमेरिका में राजनीतिक सजातीयता नहीं होती। अमेरिका में हो सकता है जैसे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार हो और राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी का हो, लेकिन हो सकता है उसके सचिवों में वे लोग भी शामिल हो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हो, या वे लोग भी शामिल हो जो दोनों ही पार्टियों से संबंध नहीं रखते हो। तो यहाँ अमेरिका में राजनीतिक सजातीयता होना आवश्यक नहीं है, जबकि ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तो यह आवश्यक विशेषता है, राजनीतिक सजातीयता। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई होती है, क्योंकि बिना कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के संबंधों के तो वहां मंत्री परिषद का गठन, मंत्रिमंडल का गठन हो ही नहीं सकता। और अगर मंत्री कोई व्यक्ति बन भी गया तो उसे एक निश्चित समय के बाद में संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है। जबकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है और वहां कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता, यानी संरचना के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। अगली विशेषता, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है। ब्रिटिश जैसे भारत में भी मंत्रिमंडल का आकार बड़ा होता है। भारत में तो आप देखो कि कुल सदस्य संख्या का, निम्न सदन की कुल सदस्य का 15% मंत्री बन सकते हैं। अब जैसे मान लो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 सदस्य निम्न सदन में, विधानसभा में, तो 15% के हिसाब से यहाँ 30 मंत्री बन सकते हैं। और अगर भारत की बात करें तो आप 545 का 15% निकाल लीजिए तो लगभग 82-83 मंत्री भारत में बनाए जा सकते हैं। निम्न सदन का 15% ये फिक्स कर दिया है। पहले तो कितने ही, अब ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ, पहले कितने ही व्यक्ति मंत्री बन जाते थे, लेकिन इसको लिमिटेड किया गया, अब इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। जबकि अमेरिका में मंत्रिमंडल का आकार काफ़ी छोटा होता है। वहाँ इतने लोग मंत्री नहीं बनाए जाते। वहाँ ज़रूरत के हिसाब से और विभागों की संख्या के हिसाब से वहाँ मंत्री बनाए जाते हैं, और उसमें भी खास विभागों के, और कुछ विभाग जो छोटे होते हैं उनको तो दूसरे विभागाध्यक्षों को चार्ज दे दिया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है। एक फॉर्मल जो तरीका है उसमें भले ही सूची प्रधानमंत्री तैयार करता हो या उनका बहुमत प्राप्त दल तैयार करता हो, लेकिन उनकी नियुक्ति या जैसा कि उनको शपथ जो दिलाने का काम होता है वो सम्राट करता है। भारत में राष्ट्रपति करता है। यह एक औपचारिकता है। लेकिन अमेरिकी मंत्रिमंडल की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। यहाँ प्रधानमंत्री स्वतंत्र नहीं है। कहने का मतलब वैसे तो स्वतंत्र है, लेकिन एक प्रोसेस है जो उनको नियुक्त करने का या उनको शपथ दिलाने का, वो सम्राट या भारत में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन अमेरिका में पूर्णतः राष्ट्रपति स्वतंत्र है। उसमें केवल कैबिनेट का अनुमोदन आवश्यक है, और अनुमोदन इतना मुश्किल भी नहीं है। राष्ट्रपति जिन लोगों को सचिव बनाना चाहता है उनका अनुमोदन के सीनेट से होना आवश्यक है। ये इतनी सी बात है, और बाकी सब मामलों में अमेरिकी राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। तो इस प्रकार हमने यह समझने की कोशिश की। आप सभी को धन्यवाद। इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे।